ऑनलाइन क्लास में इकोनॉमिक्स स्टडी पॉइंट पर मैं प्रभात कुमार विश्नोई आप सबका हार्दिक स्वागत करता हूं। प्रस्तुत हूं अपने एक नए यूट्यूब वीडियो के साथ। आइए शुरू करते हैं। आज का हमारा टॉपिक है समष्टि अर्थशास्त्र में मांग के घटक, उपभोग फलन तथा निवेश फलन। आइए शुरू करते हैं। सभी बच्चों को नमस्कार। आज का नए टॉपिक के साथ हम फिर आपके सामने उपस्थित हैं और हमारा ये टॉपिक है समष्टि अर्थशास्त्र में कुल मांग के महत्वपूर्ण घटक। एक उपभोग फलन, दूसरा निवेश फलन। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। आपको हमने पिछले वीडियो में बताया था कुल मांग के जो तत्व होते हैं या मापक होते हैं, सी यानी कि कंजप्शन होता है, जो कि एक वित्तीय वर्ष में नागरिकों के द्वारा, सभी व्यक्तियों के द्वारा वस्तु सेवाओं के उपभोग पर खर्च किया जाता है। उस व्यय को उपभोग व्यय कहेंगे। और ये मांग का एक अंग है। जी, गवर्नमेंट का व्यय, गवर्नमेंट द्वारा बहुत सारे खर्च किए जाते हैं, उसको। आई, निवेश यानी निवेश का मतलब इन्वेस्टमेंट, विनियोग, और ये जनता भी करती है, सरकार भी करती है। और इसी के साथ जो है प्लस करके इसमें एक्स निर्यात और माइनस एम ये आयात है, यानी कि एक्स माइनस एम शुद्ध आयात निर्यात। ठीक है ना। तो उसका मूल्य है। ये सारे मांग के कुल मांग के घटक हैं। यहाँ पर हम विशेष रूप से उपभोग फलन का जिक्र करेंगे। आज ये भाग 1 है हमारा। ठीक है। भाग 1 में उपभोग फलन पर विशिष्ट चर्चा हम करने जा रहे हैं। उपभोग से हमारा अभिप्राय किसी अर्थव्यवस्था में एक निश्चित समय की एक निश्चित इकाई में सभी व्यक्तियों के द्वारा वस्तु और सेवाओं का आवश्यकता संतुष्टि हेतु जो प्रयोग किया जाता है, कुल वस्तु और सेवाओं का जो प्रयोग किया जाता है, उसको हम उपभोग कहते हैं। ऐसा समस्त व्यय जो उपभोक्ता वस्तु और सेवाओं पर खर्च किया जाता है, उसको उपभोग व्यय हम कह सकते हैं। तो यहाँ कहता ये कि आय का तो सीधा प्रत्यक्ष संबंध है उपभोग से। कुछ अन्य तत्व भी हैं जो उपभोग को प्रभावित करते हैं, जैसे बचत, जैसे ब्याज की दर, जैसे लाभ अथवा हानि। इससे भी उपभोग प्रभावित होता है। ठीक है। अगर हम उपभोग फलन लिखना चाहें तो हम लिखेंगे सी अर्थात उपभोग, ये फलन है एफ, फलन है वाई का। ठीक है। अब यहां हम ये इसको हम पढ़ेंगे कैसे। सी यानी उपभोग, फलन है वाई का, मतलब ये हुआ कि वाई का फलन है। हालांकि इसमें और भी बहुत सारे तत्व हैं जो मैंने आपको बताया, जैसे रेंट है, जैसे प्रॉफिट और लॉस है ना, जैसे सेविंग है। तो अल्पकाल में चूंकि किन्स ने जो अपने विचार दिया है, दृष्टिकोण दिया है, उसमें अल्पकाल में ये तत्व जो है स्थिर रहते हैं और डायरेक्ट जो है वाई का जो यानी आय का जो है प्रभाव उपभोग पर पड़ता है। सीधी बात है। उपभोग बढ़ेगा यदि आय बढ़ेगी, उपभोग घटेगा यदि आय घटेगी। यानी आय के बढ़ने पर उपभोग बढ़ता है और आय के घटने पर उपभोग घटता है। किंतु एक तथ्य, एक विचारणीय बात, एक ध्यान रखने योग्य बात, कि जिस अनुपात में आय बढ़ती है उस अनुपात में उपभोग नहीं बढ़ता, अर्थात उपभोग में कमी होती है आय के अनुपात से। ठीक है। एक इसका मनोवैज्ञानिक नियम है
क्रिस्कल मनोवैज्ञानिक नियम के अनुसार जिस अनुपात में हमारी आय बढ़ती है, व्यक्तियों की आय बढ़ती है, वो उस अनुपात में अपना उपभोग नहीं बढ़ाते हैं। ठीक है, उस अनुपात से कम अनुपात में उपभोग बढ़ाते हैं। आपको एक बात बता दें, उपभोग कभी शून्य नहीं हो सकता, चाहे आय भले शून्य हो जाए, ये बात हम पहले डिस्कस कर चुके। इसी चीज को समझाने के लिए हमने एक रेखा चित्र यहाँ बनाया है। ये ओ बिंदु है, ये एक्स है और ये ओ वाई है। ओ एक्स अक्ष पर आय को दिखाया गया है, ओ वाई अक्ष पर हमने उपभोग को दिखाया है। ठीक है, कंजप्शन, इनकम। और सी डैश सी ये उपभोग कर्व है, उपभोग रेखा है, और ओ रेखा आय रेखा का प्रतिनिधित्व कर रही है। देखिए शुरू में क्या होता है कि अगर आय शून्य भी है तब भी न्यूनतम उपभोग स्तर यानी ओसी डैश के बराबर बना रहेगा। तो जीवित रहना है, कुछ ना कुछ सेवाएं, कुछ ना कुछ वस्तु का उपभोग करना ही है। ठीक है, न्यूनतम वस्तुएं उपभोग में लाई जानी है, नहीं तो जीवित कैसे रहेंगे, भले आय शून्य। और ऐसी स्थिति में क्या होगा, क्या हम जो है उधार लेंगे, उधार लेके काम चलाएंगे। ठीक है, यानी हमारी जो सेविंग होगी ऋणात्मक होगी, ऋणात्मक सेविंग माइनस एस। ठीक है, जैसे जैसे हमारी आय बढ़ती चली जाएगी उपभोग भी बढ़ता चला जाएगा, किंतु जब बिंदु के क्यू आ जाएगा, ठीक है, यहां पर उपभोग और आय दोनों बराबर हो गए। ठीक है, इस बिंदु के पश्चात उपभोग बढ़ेगा जरूर, लेकिन आय से कम बढ़ेगा। लोग बचत ज्यादा करना शुरू कर देंगे, यानी कि पहले जो हम उधार लेके अपना कार्य कर रहे थे, अपना उपभोग चला रहे थे, अपने उपभोग को कर रहे थे, अब वो हम उपभोग को उधार लेके नहीं बल्कि उसको प्लस में सेविंग करेंगे, यानी हमारी बचत धनात्मक हो जाएगी। कारण क्या होता है भाई, जैसे जैसे आय बढ़ती है हमारी बहुत सारी आवश्यकताएं पूरी हो जाती है, बहुत सारी चीजें खरीदनी होती है, घर की जरूरत की सारी चीजें, कार, स्कूटर, ये सब दुनिया भर की चीजें, वो सब खरीद के रख दिया। फिर कहाँ टेलीविजन खरीद दिया, फिर कहाँ खरीदते हैं, फिर तो खाने पीने पे खर्च होता है। जो टिकाऊ वस्तुएं हमारे पास पर्याप्त हो जाती है, इस कारण से हमारा जो व्यय है वो आय की तुलना में हमारा उपभोग जो है वो उपभोग व्यय कम होता है। तो यही बात होती है, बचत ज्यादा होती है, और जो बचतें होती हैं है ना, शुरू में ऋणात्मक बाद में धनात्मक हो जाती है। जैसे इसमें दिखा है क्यू इंटू प्लस, यानी आय और उपभोग का संतुलन हो गया, उसके बाद जो है उससे पहले बचत ऋणात्मक है, उसके बाद में बचत ज्यादा हो रही है और उपभोग कम हो रहा है। आय ज्यादा है, उपभोग कम है। ये बात रेखा चित्र से स्पष्ट हो रही है। इसके साथ ही उपभोग प्रवृत्ति बहुत ही महत्वपूर्ण है। उपभोग प्रवृत्ति के रोजगार सिद्धांत में उपभोग प्रवृत्ति का विशिष्ट महत्व है। उपभोग की जो प्रवृत्ति होती है दो प्रकार की होती है। उपभोग प्रवृत्ति प्रोपेंसिटी ऑफ कंजप्शन, एक होती है औसत उपभोग प्रवृत्ति, औसत उपभोग प्रवृत्ति। औसत उपभोग प्रवृत्ति यानी कि ये आय और उपभोग का अनुपात है, यानी सी अनुपात वाई, इसको हम लिख सकते हैं सी अपॉन वाई। ठीक है, यानी कि हमारी आय क्या है और उपभोग क्या है। मान लीजिए किसी का 10,000 रुपये, वो 8,000 उपभोग कर रहा है, 8,000 रुपये हमारा उपभोग है और 10,000 हमारी आय है।
ठीक है, 3 काट दीजिए, 2 चौका 2 पंजे 10, यानी 4:5। ये औसत उपभोग प्रवृत्ति कहलाएगा, 4/5। इसको बटे में लिखना चाहोगे, 4/5 करके औसत उपभोग प्रवृत्ति कैसे ज्ञात करेंगे? यानी कि आय और उपभोग का जो अनुपात होता है उसे औसत उपभोग प्रवृत्ति कहते हैं। ठीक है, बहुत ईजी है, कोई मुश्किल नहीं है। कितना हमारा उपभोग है? औसत उपभोग प्रवृत्ति, इसको कहेंगे एवरेज प्रोपेंसिटी ऑफ कंजप्शन। ये बराबर होता है C/Y। ये सूत्र याद कर लीजिए, इस सूत्र को आप याद कर लेंगे, आपको औसत उपभोग प्रवृत्ति याद हो जाएगी। यदि मैंने यहाँ पे उदाहरण दिया है, यदि हमारी आय 8,000 है और 10,000 हमारी आय है, 8,000 हमारा उपभोग है, तो 10,000 बटे यानी 8,000 बटे 10,000 और 3 सिफर से 3 सिफर कट जाएंगे। 8/10, 2 चौका 8 और 2 पंजे 10, 4/5 हमारा APC आ जाएगा। ठीक है, इसके बाद हमने जो है सीमांत उपभोग प्रवृत्ति को ज्ञात करना है। सीमांत उपभोग प्रवृत्ति आय के परिवर्तन के साथ उपभोग में परिवर्तन होता है। ठीक है, उपभोग के परिवर्तन को यदि आय के परिवर्तन से आभाग कर देंगे तो सीमांत उपभोग प्रवृत्ति ज्ञात हो जाएगी। मान लीजिए ये जो है हमारी आय उपभोग, ठीक है, उपभोग आय है हमारी 10,000, उपभोग है हमारा 8,000। ठीक है, आय बढ़ के हो जाए 12,000, उपभोग बढ़ के हो जाए 9,000। ठीक है, तो यानी कि उपभोग में जो परिवर्तन हुआ डेल्टा C कितना हुआ? 1,000। ठीक है, और आय में जो परिवर्तन हुआ है डेल्टा Y, ये कितना हुआ? 2,000। ठीक है, अब सूत्र क्या है? NPC ये बराबर होगा डेल्टा C अपॉन डेल्टा Y, यानी कि 1,000 बटे 2,000। 3 से 1/2, यानी इसका मान 1 से कम ही होगा, 1/2 यानी 0.5। तो इस प्रकार से हम सीमांत उपभोग प्रवृत्ति को, जिसको सीमांत उपभोग प्रवृत्ति ये लिखे मैंने MPC, सीमांत उपभोग प्रवृत्ति, सीमांत उपभोग प्रवृत्ति पूरा लिखिएगा। इसको बराबर होता है आय में परिवर्तन, उपभोग में परिवर्तन, उपभोग में परिवर्तन बटे आय में परिवर्तन। यहां पे डेल्टा ये प्रतिशत परिवर्तन के लिए है। प्रतिशत या अनुपातिक परिवर्तन के लिए है, और C उपभोग के लिए है, और Y आय के लिए। और इसमें MPC सीमांत उपभोग प्रवृत्ति के लिए। तो इस तरीके से सीमांत उपभोग प्रवृत्ति का जो सूत्र है NPC, ये बराबर होता है डेल्टा C अपॉन डेल्टा Y। इस सूत्र को याद कर लीजिए, और इसमें उपभोग में होने वाले अनुपातिक परिवर्तन को आय में होने वाले अनुपातिक परिवर्तन से भाग कर दीजिए और ज्ञात कर दीजिए। इस प्रकार से उपभोग प्रवृत्ति आप ज्ञात कर सकते हैं। इसका बड़ा महत्व है। इसके रोजगार सिद्धांत में बताया गया है कि क्या बताया गया है कि विकासशील राष्ट्रों में उपभोग की प्रवृत्ति यानी सीमांत उपभोग प्रवृत्ति बहुत ऊंची होती है। ऊंची होती मतलब ज्यादा होती है, क्योंकि कमाने वाले एक, खाने वाले 4।
और ऐसे में जो भी हम कमाते हैं या जो भी हमको आय प्राप्त होती है वो सब हम उपभोक्ता वस्तुओं पर खर्च कर देते हैं, अर्थात बचतें कम होती है। ठीक है। और निवेश से तो धन नहीं मिल पाता, जिसके कारण रोजगार कम पाया जाता। तो इसके बारे में हम चर्चा बाद में करेंगे, विस्तार से करेंगे। लेकिन जो हमने आपको औसत उपभोग प्रवृत्ति और सीमांत उपभोग प्रवृत्ति की गणना सिखाई है ये यूजफुल है, इसको देख लीजिए। कल निवेश फलन के बारे में चर्चा करें। ठीक है। औसत उपभोग प्रवृत्ति बराबर C/Y। औसत उपभोग प्रवृत्ति ज्ञात करने के लिए कुल उपभोग को कुल आय से भाग देना होगा। सीमांत उपभोग प्रवृत्ति बराबर होती है उपभोग में प्रतिशत परिवर्तन बटे आय में प्रतिशत परिवर्तन। यदि हमारा उपभोग 8,000 से बढ़कर 10,000 हो जाता है और हमारी आय 10,000 से बढ़कर 13,000 हो जाती है, तब उपभोग में परिवर्तन 2,000 रुपये, आय में परिवर्तन सीमांत उपभोग प्रवृत्ति बराबर 2,000 बटे 3,000, 2:3 अर्थात 2/3 होगी। आप सबका धन्यवाद।